हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। और यह मकर संक्रांति का त्यौहार जो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, इसलिए आज के क्लास में हम इकोनॉमिक्स के जो आपके 10th क्लास के इकोनॉमिक्स है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, VVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट वीडियो देखेंगे, जिससे आपको इकोनॉमिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से क्या हो जाए, तैयार हो जाए और अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में आप आसानी से इस पेपर के ऑब्जेक्टिव को टिक लगा सके। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और साथ साथ में इस चैप्टर का जो आपको PDF होगा वह मेरे टेलीग्राम चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर के, इस किताब के इकोनॉमिक्स जो आपका है, अर्थशास्त्र जो है, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव एक साथ आपको क्या हो सकते, तैयारी हो सके। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो बात अगर सेवा क्षेत्र की करें तो इसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र। उसी प्रकार कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है इसको। तो किसको कहा जाएगा, कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी जहाँ से क्या होता है, उत्पादन की सारी चीज़ें शुरू होती है, उसको क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है दूसरा, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर बात किया जाएगा तो अमेरिका में पूंजीवादी है, रूस में समाजवादी है, लेकिन भारत में जो है वह दोनों है, समाजवादी और क्या है, पूंजीवादी दोनों है, इसलिए इसको क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो किस देश में है, भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है तीसरा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन था वह कब किया गया था मेरे दोस्तों, तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग जो बाद में चल करके इसको नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, नीति आयोग। और वह कब, तो 2015 में इसे क्या बना गया था, नीति आयोग बना दिया गया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह PM होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश, वह देश कहलाता है क्या, विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसको क्या कहते हैं, अविकसित होता है। और जिसका मीडियम होता है उसको क्या कहा जाता है, विकासशील कहा जाता है। हमारा देश कैसा है, अर्ध विकसित है, यानी आधा विकसित है और आधा नहीं है, यानी विकासशील देश है हमारा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी हर चीज़ का अगर देखा जाए तो पिछड़े हुए राज्यों में बात किया जाए तो वह बिहार है। कौन सा राज्य है, बिहार है, जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है शेयर बाजार का नियामक संस्था। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है वह क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ क्या है, इंडिया, या सेबी है। कौन सा है, सेबी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम अगर रहता है तो इसका मतलब सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन है, बिहार है। यहीं पर लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सबसे क्या है, कम है। अगला प्रश्न है भारत में नीति आयोग की स्थापना। तो अभी बताया कि यह योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था और उसका नाम बदल करके बाद में क्या कर दिया गया, नीति आयोग, और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र जो है वह कौन है, भारत है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों, 8। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन। तो बिहार में जीवन यापन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या जो है वह किस पर निर्भर है, कृषि पर क्या है, निर्भर है।
अगला प्रश्न है 12 नंबर, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान। तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वह दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का? तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय क्या है? अधिक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष, अभी बताइए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री क्या होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था। तो भारत की अगर आर्थिक व्यवस्था बात किया जाए तो कैसी है? मिश्रित है। किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे देश की। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह कौन सा आपका देश है? रूस जो है, जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में पूंजीवादी, भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो सम्यक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो किससे? तो सभी वर्ग के लोगों से संबंधित होती है। तो क्या हो जाएगा? सभी वर्ग के लोग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी लोगों के वर्ग से संबंधित यह विकास होता है। अगला प्रश्न है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह यह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था? अर्थशास्त्री एक नाम व्यक्ति थे, कौन? कुजनेट, उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो अभी बताइए कि अगर सेवा क्षेत्र रहता है वह तृतीयक क्षेत्र रहता है। कौन सा? तृतीयक। कृषि क्षेत्र प्राइमरी क्षेत्र रहता है और उद्योग जो होता है वह द्वितीयक। तो कह रहा है द्वितीयक क्षेत्र, तो कौन सा हो जाएगा? उद्योग आपका क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह कौन थी? 2007 से 12 थी। कौन थी? 2007 से 12। अगला प्रश्न 21 नंबर, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र कृषि क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को। अगला प्रश्न है 22 नंबर, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है वह किसमें होता है? तो बात किया जाए प्राकृतिक संसाधनों से, इससे भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से भी होता है, यानी सभी के मिलने से ही एक अर्थव्यवस्था क्या होता है? आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 24 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो अगर क्या कहता है कि अगर किसी उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उत्पादन के भूमि, पूंजी, श्रम और क्या संगठन, इसके जितने भी साधन होते हैं, इन सभी पर किसका अधिकार होता है? तो अगर किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसका कहते हैं? पूंजीवादी। अगर सरकार का अधिकार हो तब उसे क्या कहते हैं? समाजवादी। और अगर दोनों लोगों का हो तब उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच बना था। 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है कि योजना जो रहेगा वह किस प्रकार से हमारे देश कार्य करेगा, इस प्रकार की योजना क्या की जाती है? तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग। तो आर्थिक संरचना का जो मुख्य अंग होता है वह कौन होता है? तो शिक्षा, यह भी होता है, स्वास्थ्य सेवाएं भी होती है, यातायात एवं संचार भी होता है। इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पशुपालन में मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन और मत्स्य पालन जो रहता है भैया, पानी के अंदर हम पालते हैं, तो पालने वाला जितनी भी चीज़ें होती है यह प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो सामाजिक संरचना का जो अंग है वह क्या है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, यानी क्या हो जाएगा? उपयुक्त, सभी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश के विकास का स्तर जो रहता है वह किस पर निर्धारित किया जाता है? तो कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय, यह भी रहता है, साक्षरता दर भी रहता है, स्वास्थ्य की स्थिति भी रहती है। इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर,
अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो अर्धविकसित देशों में अगर देखा जाए तो अधिकांश जनसंख्या किसमें संलग्न रहता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में। अब बात की जाए कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी अर्थव्यवस्था है, अगर बात की जाए तो अर्धविकसित है यानी विकासशील है, आधा विकास किए आधा नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मुख्य जनसंख्या वह किस पर निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र पर क्या है, निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों है। तो ए एवं बी दोनों क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो मुख्य आर्थिक उद्देश्य था वह क्या था? तीव्र आर्थिक विकास बिल्कुल था। उत्पादक रोजगार सृजन यह भी था। निर्धनता निवारण, गरीबी को क्या करना, दूर करना, यानी क्या हो जाएगा, उपयुक्त आपका सभी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बिल्कुल है। कृषि पर अत्यधिक जनाभार यह भी है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप यह भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसलिए बिहार क्या है, आर्थिक दृष्टि से क्या हुआ है, पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का भार है और साथ साथ में बाढ़ और सूखा का भी प्रभाव हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो होता है वह क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1907 में, जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था जो है वह कहाँ है मेरे दोस्तों, तो आपके अमेरिका में है। कौन से देश में है? अमेरिका में क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है। 38 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना थी वह 1983 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1983 में। अगला प्रश्न है 39 नंबर, आर्थिक समृद्धि का संबंध। तो आर्थिक समृद्धि का जो संबंध होता है वह किससे रहता है, तो सामाजिक संस्थाएं से होता है। किससे होता है? सामाजिक संस्थाएं से। 40 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है वह सामाजिक संस्थाएं हैं। क्या है? सामाजिक संस्थाएं। अगला प्रश्न है 41 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो सूचक होता है वह क्या होता है, तो कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा बिल्कुल होता है। शिशु मृत्यु दर यह भी होता है। मौलिक साक्षरता यह भी होता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। यह आपके पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। दूसरा आपका चैप्टर कौन सा है, मुद्रा बचत एवं क्या साख। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या करते हैं, देखते हैं। कहते हैं मेरे दोस्तों कि जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा क्या है, एग्जाम है। आप यह सोच करके पढ़ाई करें कि क्या कर रहे हैं कि इस बार पढ़ रहा हूँ, कल ही मेरा क्या है, एग्जाम है। इस उद्देश्य के साथ आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि यकीनन इस सोच के साथ कि की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी। अगर हम यह ध्यान रहेगा कि कल ही एग्जाम है और उसकी तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी जो तैयारी होगी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से क्या कर सकते हैं, पास कर लेंगे। अगर आप यह सोच करके पढ़ाई करें कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और कल ही एग्ज़ाम है मेरा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। कहते हैं कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। किसी को सपने मत बताओ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस पूरा करके दिखा दो कि हम जो कर रहे थे वो हमने हासिल कर लिया। क्योंकि लोग सुनना कम और देखना क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग सुनेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप दिखा देंगे तो लोगों को तुरंत विश्वास हो जाता है और लोग देखे हुए चीज़ों पर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जल्दी विश्वास करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित देश कहलाता है। कैसा देश कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। अगला प्रश्न है दूसरा,
निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो वह ब्रिटेन जो है वह विकसित अर्थव्यवस्था का क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न है तीसरा, भूमि का पारिश्रमिक उस आय के रूप में क्या प्रकट करता है? तो भूमि का जो पारिश्रमिक होता है उस आय के रूप में क्या प्रकट करता है? तो वह क्या होता है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? देंगे। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या। तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की जो संख्या है वो 29.8% है। कितनी है? 29.8%। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बिहार में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? तो बिहार में घरेलू उत्पाद जो है वह कितना प्रतिशत? तो 11.03% है। कितना है? 11.03%। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो अगर बात किया जाए कि बीमारू राज्य इनमें से कौन नहीं है, क्या कह रहा है? बीमारू। बी आई से क्या हो जाएगा? बिहार। एम से क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसमें आ जाएगा कौन बच रहा है? एक ऑप्शन कर्नाटक। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ऊंची विकास दर से क्या होता है? तो ऊंची विकास दर से क्या होता है मेरे दोस्तों? तो तेजी से समृद्धि होती है, कि गरीबी दूर होती है, कि देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है, कि ए और बी दोनों। तो ऊंची विकास दर से क्या होता है? अगर विकास दर क्या होता है तो तेजी से समृद्धि और गरीबी दूर। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है? न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है, इसलिए इसे पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। तो बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वह कौन सा है? शिवहर है। कौन सा है? शिवहर। और सबसे अधिक कहाँ है? पटना में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में 11.03% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस राज्य की? तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। अगला है 13 नंबर, 2009 से 10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय। तो 2009 से 10 के अनुसार बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह कितना था? तो 16,119 रुपया था। कितना था? 16,119 रुपया। तो यह मेरे सेकेंड चैप्टर के मेरे दोस्तों हो गए। अब बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। तीसरा आपका जो चैप्टर है वह कौन है? मुद्रा, बचत एवं क्या? साख। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या करते हैं देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक मुद्रा कौन होता है? एटीएम जो होता है वह क्या होता है? प्लास्टिक मुद्रा होता है। अगला प्रश्न है दूसरा, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा है, यह कथन किसका है? तो मार्शल का है। किनका है? मार्शल का। अगला प्रश्न है तीसरा, विनिमय के रूप है। तो विनिमय का रूप जो होता है वह कितने होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। किससे होता है? वस्तु से वस्तु का विनिमय। यानी वस्तु देंगे तो वस्तु क्या करती होती है? हमें मिलती है। नेपाल की मुद्रा। तो नेपाल की मुद्रा जो है वह क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। अगला प्रश्न है एटीएम का विस्तारित रूप। तो एटीएम का विस्तारित रूप जो है वह क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, चेक एक प्रकार की मुद्रा है। तो चेक जो होती है वह कैसी मुद्रा है? तो साख मुद्रा है। कैसी मुद्रा? साख मुद्रा। यदि जितना विश्वास रहता है, विश्वासी रहता है। अगला प्रश्न है एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं।
तो एटीएम के द्वारा लिखे रहते हैं, देखा गया कि 24/7 लिखते हैं, यानी 24 घंटा हम क्या कर सकते हैं, निकाल करके और जमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो क्या है, मुद्रा है। क्या है, मुद्रा। पैसा ही अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए किसने कहा। तो यह किसने कहा था, तो प्रोफेसर पिग्गू ने कहा था। किसने कहा था, प्रोफेसर पिग्गू ने। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया। तो मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया, क्या बनाया, तो संभव बना दिया। क्या बना दिया, संभव। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मुद्रा एक अच्छा। तो मुद्रा एक अच्छा क्या होता है, तो सेवक होता है। क्या होता है, सेवक। अगला प्रश्न है 13 नंबर, छड़ी क्या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। तो छड़ी क्या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं क्या होती है, चालू वस्तुएं होती है। कैसी वस्तुएं, चालू वस्तुएं। अगला प्रश्न है, साख का एक पक्ष है। तो साख का एक पक्ष क्या होता है, ऋणी होता है। क्या होता है, ऋणी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का। तो प्रतिज्ञा पत्र जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो साख पत्र है। क्या है, साख पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 16 नंबर प्रश्न है, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है। तो मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में किसकी ज़रूरत होती है, तो संसाधनों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। यानी जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं रहेगा तब तक आप मुद्रा नहीं पूरा कर सकते, आपके पास नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, साख का क्या अर्थ है। तो साख का जो अर्थ होता है वह क्या है, विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता है। तो यह दोनों होता है कि विश्वास के आधार पर किसी को पैसा दिया जाता है या कुछ कहा जाता है तो उसको साख कहा जाता था, यानी उसके पास ऋण लौटाने की क्या क्षमता भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो आधुनिक मुद्रा का एक रूप जो है वह क्या है, कागज का नोट है। अभी क्या आ गया है, कागज का नोट। पहले चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के सब चलते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो मुद्रा जारी करने के लिए कौन सा संस्थान अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यही आपका क्या है, मुद्रा या क्या करता है, जारी करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो वास्तु मुद्रा। कौन है, वास्तु मुद्रा। बाकी मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट या तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, रूस की मुद्रा है। तो रूस की मुद्रा जो है वह क्या है, रूबल है। क्या है, रूबल। डॉलर जो है वह अमेरिका का है। क्या है, अमेरिका का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं होता है, तो मूल्य का मापन होता है, मूल्य का संचय भी होता है, मूल्य हस्तांतरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति किससे करते थे, तो वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे। कैसे करते थे, वस्तुओं के आदान प्रदान से। नहीं, वस्तु देते थे और उसके बदले में दूसरी वस्तु क्या कर लेते थे, ले लेते थे। इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। तो विधि ग्राह्य मुद्रा जो है वह कौन है इनमें से, तो 10 रुपये का क्या है, नोट। क्या है, 10 रुपये का नोट। 25 नंबर प्रश्न है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो 1 रुपये का नोट जारी जो रहता है वह किसके द्वारा, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो होता है वह क्या होता है, मुद्रा होता है। यानी पैसे से हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है, प्लास्टिक मुद्रा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। तो मुद्रा का साख पत्र जो है वह कौन नहीं है, तो चित्र मुद्रा क्या है, या मुद्रा का साख पत्र नहीं है। अगला है 29 नंबर, साख का संबंध है। तो साख का संबंध विश्वास से होता है। किससे होता है, विश्वास। जितना ज़्यादा विश्वास उतना ज़्यादा साख। 30 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है वह कौन होता है, तब विनिमय का क्या है, माध्यम होता है। यानी क्या करना, सामान को खरीदना बेचना। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है। तो विधिग्राह्य जो मुद्रा है वह कौन है मेरे दोस्तों, तो नोट और क्या है, सिक्के हैं।
क्या है, नोट और सिक्के। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो पत्र मुद्रा में। किस में होती है? पत्र मुद्रा में। 33 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो वैधानिक मान्यता जो प्राप्त है वह पत्र मुद्रा को है। किसको है? पत्र मुद्रा को। 34 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो उपभोक्ताओं को भी और उत्पादकता दोनों को भी, इसलिए ए एवं बी क्या हो जाएगा आपका? दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो बचत को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख तत्व है वह क्या है? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से तीनों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो अगर बचत, पूंजी निर्माण, ऋण का लेन देन, तो इसमें तीनों को ही प्रोत्साहन क्या हुआ है? मिला है। 37 नंबर प्रश्न है, पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण किसके द्वारा? तो बचत के द्वारा। जितना बचाएंगे उतनी अधिक क्या होगी? पूंजी जमा होगी। 38 नंबर प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान क्या करता है? घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का क्या है? कथन है। तो यह किसका कथन है मेरे दोस्तों? तो यह मार्शल का कथन है। किसका कथन है? मार्शल का यह क्या है? कथन है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, मुद्रा का प्राचीनतम रूप। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है वह क्या है? वस्तु मुद्रा है। क्या है? वस्तु मुद्रा। पहले वस्तु दे करके वस्तुएं क्या की जाती थी? ली जाती थी। अगला प्रश्न है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में वस्तु का जो मनुष्य का जो व्यापार था वह वस्तु विनिमय पर ही आधारित था, यानी वस्तुओं का लेन देन। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा जो था वह हार्टली विदर्स ने दिया था। किसने दिया था? हार्टली विदर्स ने। अगला प्रश्न है 42 नंबर, साख का प्रयोग होता है। तो साख का जो प्रयोग होता है वह किसमें होता है? उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, दोनों के लिए होता है, इसलिए ए और बी क्या हो जाएगा आपका? दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को साख मुद्रा भी, बैंक मुद्रा, यानी दोनों कहते हैं, इसलिए ए और बी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? तो प्रोफेसर नैप ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर नैप ने। 45 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के प्रमुख कार्य। तो मुद्रा के जो प्रमुख कार्य होते हैं, विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है, मूल्य का संचय भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो मुख्य कठिनाई थी वह मूल्य मापन में कठिनाई होता था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता था। यानी जैसी हमारी चीज़ें, जैसा अगर वस्तुएं हैं, अब सामने वाले को अगर दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो हमें चाहिए उसके पास हो, तो इसका क्या रहता था? अभाव रहता था। तो दोनों का अभाव रहता था, इसलिए ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सोना दोनों का अधिक क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। तो वित्तीय संस्थान ऋण संबंधी जरूरतें क्या करते हैं? पूरा करते हैं। दूसरा प्रश्न अगला है, सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। तो सरकारी वित्तीय संस्थान इसमें से कौन नहीं है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, इलाहाबाद बैंक भी है, साहूकार जो है या नहीं है। तीसरा अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है। कौन होती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बाकी यह तीनों सरकारी वित्तीय संस्था है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति इसमें कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो वित्तीय संस्थाओं के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। अगला प्रश्न है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। तो देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। अगला प्रश्न है, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है।
तो भारत में एक संगठित जो पूंजी बाजार है वह कौन है? मुंबई है। कौन है? मुंबई। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था जो है इसमें से कौन है? तो कौन है मेरे दोस्तों? तो यह क्या है? सरकारी राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। गैर सरकारी कौन है? तो व्यापारी जो है या गैर सरकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था इसमें से कौन है? तो सरकार सहकारी बैंक है। कौन है? सहकारी बैंक। और यह जो है राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। अगला प्रश्न है, आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत। तो आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय जो स्रोत है वह कौन है? तो महाजन है। यानी गांव में जो व्यक्ति रहता है, जिसके पास पैसा रहता है, उसी से क्या करते हैं? ज़्यादातर कर्ज के रूप में क्या किया जाता है? लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है। तो ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से जो ऋण लिया गया है उसकी प्रतिशत कितना है? 2003 के अनुसार तो 52% है। कितना है? 52%। अगला प्रश्न है, बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। तो ड्राफ्ट 10वीं समिति पंचवर्षीय योजना के तहत अगर बताया जाए तो 6842 है। कितनी है? 6842। नेक्स्ट है, बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है। तो कैसी है? तो त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय जो साधन है वह कौन सा है? महाजन होते हैं। कौन होते हैं? महाजन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो व्यावसायिक बैंक है। कौन है? व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, बैंक का कार्य नहीं है। तो बैंक का कार्य जो होता है वह कौन नहीं होता है? तो क्रेडिट कार्ड वाला नहीं होता है। बाकी यह तीनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 1904 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, कि व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। तो व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। कौन करता है? कहाँ? तो अग्रिम जमा करता है। क्या करता है? अग्रिम जमा करता है। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी है वह मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। अगला प्रश्न है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तो बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन जो होता है वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वाणिज्य बैंक के द्वारा। अगला है, बैंक का कार्य नहीं है। तो क्या है बैंक का कार्य? क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना बैंक का कार्य नहीं है। अगला है, भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में। यह क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है शायद। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तो बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का जो संचालन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वाणिज्य बैंक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वाणिज्य बैंक के द्वारा। अगला है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वह कौन सी है? भूमि विकास बैंक है। कौन है? भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन इसमें से नहीं है? तो सहकारी बैंक। कौन है? सहकारी बैंक। अगला है, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो राज्य में सूक्ष्म वित्त जो कार्य करती है वह कौन करती है? तो गरीब तबके के लिए। किसके लिए कार्य करती है? गरीब तबके के लोगों के लिए क्या करती है? कार्य करती है। अगला है, मैकलन समिति बनाई। मैकलेगन समिति बनाई गई। तो मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी? तो यह 1914 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1914 में। अगला प्रश्न है, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। तो उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन यानी कम समय के लिए जो ऋण उपलब्ध कराती है वह कौन है? तो प्राथमिक सहकारी समिति है। कौन है? प्राथमिक सहकारी समिति। अगला है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं?
तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो आते हैं कौन होते हैं? तो वह वित्त बैंक होता है। कौन होता है? वित्त बैंक। अगला प्रश्न है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। तो भारतीय पूंजी बाजार का जो अंग नहीं है इसमें से कौन नहीं है? तो विकास वित्त संस्थान नहीं है। बाकी प्रतिभूति बाजार है, औद्योगिक बाजार भी है, भारतीय मुद्रा बाजार भी है, यह तीसरा वाला नहीं है। अगला है, सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऋण की सुविधा जो प्रदान की जाती है वह किसके द्वारा? तो संस्थागत स्रोतों के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो वित्तीय संस्थाओं में किसको? तो व्यावसायिक बैंक को भी शामिल, सहकारी साख समिति को भी, बीमा कंपनी को भी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय सेवाओं की जो आवश्यकता होती है वह क्या होती है? व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकार को, तीनों को होती है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा बाजार के संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है मेरे दोस्तों? तो वह व्यावसायिक बैंक होता है। कौन होता है? व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो रिजर्व बैंक है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो देश में कार्यरत अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो संख्या है वह 196 है। कितनी है? 196। अगला प्रश्न है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। कितनी है? 25। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी वह 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 19 है। कितनी है? 19। अगला प्रश्न है, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या। तो देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। अगला है, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो वह 25 है। कितनी है? 25। तो मेरे दोस्तों हो गए आपके इकोनॉमिक्स के कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों साथ साथ में आप इस वीडियो को अगर अंत तक बने रहे तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और साथ साथ में आप यह भी अगर चाहते हैं कि आपके दोस्त भी बेहतर तैयारी करें तो आप भी अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस वीडियो का लाभ दे पाएंगे और वह भी लाभ का मौका उठा सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।